हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 11 का जो टॉपिक महासागरों एवं महाद्वीपों का जो वितरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, महासागर और महासागरों का वितरण जो टॉपिक है उसमें हमने पहले 4 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित जो तथ्य थे उसके बारे में अध्ययन किया। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा कि महासागरीय अधस्थल का सिद्धांत जो हैरी हेस ने 1961 में दिया उसके बारे में पढ़ा और उसके जो बिंदु थे उसके बारे में हमने विश्लेषण के साथ उसकी जानकारी प्राप्त की। फिर हमने वेगनर के अनुसार जो प्लेटों का विभाजन की जो बात कही थी उसके बारे में समझा और हमने प्लेट विवर्तनिक टॉपिक को लिया। प्लेट विवर्तनिक टॉपिक के अंदर हमने प्लेट क्या है उसकी परिभाषा समझी, प्लेट शब्द का नामकरण किसने किया, जैसे विल्सन ने किया था। फिर प्लेट विवर्तनिक किसने कहा, तो आपने देखा मॉर्गन, पार्कर, इन सभी व्यक्तियों ने बताया और मैकेंजी ने। और फिर प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत था वो हैरी हेस ने दिया था। इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम बच्चों विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक थे उसमें से हमने सौम्य धारा सिद्धांत भी देखा था। सौम्य धारा जो सिद्धांत था उनको सन 1930 के अंदर आर्थर होम्स ने दिया था। आज हम बच्चों हमारा जो टॉपिक है प्लेट संचरण के अनुसार प्लेट, मतलब प्लेट गति जो करती है उसके आधार पर प्लेटें कितने भागों में बांटी गई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब अपन लेते हैं अपसारी सीमा। देखो बच्चों, अपसारी सीमा क्या होती है पहले अपन डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें 2 प्लेटें होती है। कितनी प्लेटें होती हैं? 2 प्लेटें होती हैं, चाहे वो कैसे भी महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकती है, या फिर महासागरीय प्लेट भी हो सकती है, या महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकती है। कैसे भी 2 प्लेटें होती है। ये 2 प्लेटें पाई गई जैसे, ठीक है, एक प्लेट और ये 2 प्लेट, और ये बीच के अंदर खाली स्थान है। या फिर अपन को एग्जाम्पल के रूप में ऐसे नहीं देखते हैं तो सिर्फ इसको मान लो ये 2 प्लेट इस तरह चिपकी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश जैसे अपन देखते हैं जमारी बल पड़ा था, हमने जमारीय बल, और आपने जमारी बल के अंदर देखा था बच्चों कि इस बल के कारण ये प्लेटें टूट कर क्या होती, अलग होती है। मान लो ये प्लेट टूट कर क्या हो गई, अलग हो गई, और अलग होने के बाद ये दोनों जो प्लेटें हैं एक दूसरे की क्या है, विपरीत दिशा में गति करते हैं। एक दूसरे की क्या है, विपरीत दिशा में गति करते। जैसे ये तीर का एरो मैंने मुंह इस साइड किया था, ये प्लेट इस साइड गति कर रही है और वो प्लेट उस साइड गति कर रही है, और वो गति करते हुए प्लेट दोनों के बीच में, जैसे ये प्लेट 1 नंबर हो गई वापस और ये प्लेट 2 नंबर, इनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है या गैप आ जाता है या खाली स्थान आ जाता है। और इस खाली स्थान को देखकर हमें पता चलता है कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे की जो विपरीत दिशा में गति करती है उसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्लेट। क्या कहते हैं, अपसारी प्लेट। और बच्चों जो ये बीच में जो स्थान बना, जो खाली स्थान बना, वो इसी के अनुसार हमने एक शब्द देखा हुआ है, प्रसारी। कौन शब्द है, प्रसारी। इस स्थान को हम क्या कहेंगे, प्रसारी क्षेत्र। क्या कहेंगे, प्रसारी क्षेत्र, ठीक है। और इस प्रसारी क्षेत्र का सबसे बड़ा जो उदाहरण है बच्चों वो मध्य अंटार्कटिक कटक है। कौन है, मध्य अंटार्कटिक कटक। वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों, प्रारंभ के अंदर जब 2 प्लेटें चिपकी हुई होती हैं और जो जवारी बल है और हमने केंद्रीय प्रसारी बल पढ़ा और गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा, उस बल के कारण और सौम्य धारा सिद्धांत बल पढ़ा, ये सारे बलों के कारण चट्टान टूटकर 2 भागों में बढ़ जाती है या फिर प्लेट 2 भागों में बढ़ जाती है। प्लेट 2 भागों में बढ़कर फिर अलग अलग दिशाओं के अंदर क्या करती है, गति करती है।
विपरीत दिशा में दोनों क्या करती, गति करती। और विपरीत दिशा में जब गति करके बीच में बहुत ज्यादा क्षेत्र क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। उस खाली स्थान को क्या कहा गया, प्रसारी क्षेत्र। क्या कहा गया, प्रसारी क्षेत्र। और उस प्रसारी क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है, मध्य अटलांटिक कटक। क्या है, मध्य अटलांटिक कटक। अब इसको देखते वापस, जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग होती है, ये दो प्लेट, एक नंबर ये और ये एक दूसरे की विपरीत दिशा, ये एक दिशा इस साइड और ये इसकी दिशा, विपरीत दिशा में क्या करती हैं, गति करती है। क्या करें, गति करती हैं। और नई प्रवृत्ति का निर्माण होता है। और जब ये गति करती हैं तो दोनों एक दूसरे की अलग दिशा में आगे बढ़ जाती है और एक नई स्थान का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे ये मैंने भी बताया ना, प्रसारित क्षेत्र, इस तरह प्रसारित क्षेत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। अगला बिंदु, वह स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती उन्हें प्रसारित स्थान भी कहा जाता है। देखो, इस स्थान से प्लेट क्या हुई, एक दूसरे से दूर हटी और ये स्थान इतनी जगह खाली हो गया। और उस खाली स्थान को उन्होंने क्या कहा, प्रसारी क्षेत्र। मतलब उस क्षेत्र में जो पहले कम जगह थी, वो प्लेट को अधिक गति करने का इसके प्रसार में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। उसी को उन्होंने क्या कहा, प्रसारी क्षेत्र। अगला बिंदु, मध्य अपसारी प्लेट का उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। और इस प्रसारी क्षेत्र हमने जो पढ़ा बच्चों, ये इसका जो उदाहरण है हमने क्या लिखा, मध्य अटलांटिक कटक। क्या है, मध्य अटलांटिक कटक। अब हमारी दूसरी सीमा है अभिसारी सीमा। क्या है, अभिसारी सीमा, इसको अपन समझते हैं। ठीक है बच्चों, पहले तो देखो, पहले हमने क्या लिख लिया, अपसारी। अब हमारा कौन सा है, अभिसारी। देखो, अपसारी हमने क्या देखा कि दो प्लेटें एक दूसरे की क्या करती है, विपरीत दिशा में क्या करती है, गति करती है। तो अब इसमें देखते हैं अभिसारी। अब ये एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, अलग अलग है दोनों प्लेट। अब ठीक है, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये। अब जब दो प्लेटें एक ही दिशा में, जब दो प्लेटें एक ही दिशा में गति करती हैं और गति करने से ये दोनों प्लेट आपस में क्या आती है, टकराती है। क्या आती है, टकराती है। और टकराती है तो उसमें से एक से जो प्लेट होती है जो कमजोर होती है वो इसके नीचे क्या हो जाती है, धंस जाती है। नीचे क्या हो जाती है, धंस जाती है। और धंस जाने से इस प्लेट को क्या होता है, नुकसान या नष्ट हो जाती है। और जहां से ये सीमा धंसती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, परिविष्टन। उस स्थान को क्या कहा जाएगा, परिविष्टन क्षेत्र। ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, परिविष्टन क्षेत्र। परिविष्टन क्षेत्र। वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों, जब दो प्लेटें एक ही दिशा में या एक ही दिशा के समूह गति करती हैं तो प्लेटें क्या करती हैं, टकराती हैं। टकराने से वो प्लेट जो कमजोर होती है वो नीचे धंस जाती है और जो ताकतवर प्लेट होती है वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। और जहां कमजोर और ताकतवर एक दूसरे के अंदर धंसती हैं उस क्षेत्र को क्या कहा गया, परिविष्टन क्षेत्र। क्या कहा गया, परिविष्टन क्षेत्र। अब बच्चों देखते हैं इसके बारे में। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, आ गई, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां परपट्टी का नष्ट होती है, और जब अंदर धंसती है तो एक परपट्टी क्या होती है, टूटती है या नष्ट होती है। टूटती है या नष्ट होती है। अगला बिंदु, वह स्थान जहां पर प्लेट धंसती है उसे परिविष्टन क्षेत्र भी कहा जाता है। जिस स्थान पर प्लेट अंदर धंसती है, नीचे घुस जाती है, नष्ट हो जाती है, उस क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा, परिविष्टन क्षेत्र। क्या कहा गया, परिविष्टन क्षेत्र। फिर अगला देखो बिंदु, अभिसरण तीन प्रकार से भी हो सकता है। अभिसरण तीन प्रकार से होता है। पहला, दो महासागरीय प्लेटों के बीच में, दो महासागरीय प्लेटों के बीच में। मैं एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे दो महासागरीय प्लेट कौन सी हो सकती है। फर्स्ट, अंटार्कटिका प्लेट, ये भी कैसी है, अंटार्कटिका महासागर की प्लेट। और दूसरी, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये दो प्लेटें कौन सी हो गई, महासागर प्लेट। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में भी अभिसरण हो सकता है। दूसरा बिंदु बच्चों, दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में, दो महाद्वीपीय प्लेट, जैसे
फर्स्ट प्लेट क्या हो गई, यूरेशियन, ठीक है बच्चों। और दूसरी कौन सी हो गई, अफ्रीकन। इस प्लेटों के बीच में भी हो सकता है। देखो ऐसा देखा जाए तो यूरेशियन दो प्लेट है, कैसे, एक एशिया की प्लेट और दूसरी यूरोप की प्लेट। ये दोनों प्लेट आपस में टकराकर अब कैसे हो गई, एक हो गई, इसलिए इसे क्या कहा है, यूरेशियन प्लेट। इसलिए इसे महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण मानते हैं। इसे क्या मानते हैं, महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण। तीसरा बिंदु देखिए, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। इसका उदाहरण देख लीजिए बच्चों, जैसे अपन ले लेते हैं सबसे पहले अफ्रीका या अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, और दूसरी प्लेट आर्कटिक प्लेट। तो इन दोनों बीच में प्लेट होती है, इनके बीच में भी अपसरण हो सकता है। तो अभिसरण के कितने रूप हुए, 3। पहला दो महासागरीय प्लेटों के बीच में, जैसे मैंने बताया अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर। दूसरा हमने दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में, जैसे यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, और मैंने बताया था यूरेशियन प्लेट ऑलरेडी महाद्वीपीय प्लेट का क्या उदाहरण है। फिर हमने महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट, तो तीसरा हमारे महाद्वीपीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट हुई, और अंटार्कटिक क्या हुई, हमारी महासागरीय प्लेट। इसका देखो अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट क्या हुई, हमारे महासागरीय प्लेट। इस तरह इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, अभिसरण हो सकता है। अगला बिंदु हमारा है रूपांतरित सीमा। रूपांतरित सीमा के बारे में आप जब पढ़ते हो बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो प्लेटें होती है, लेकिन ना इस प्लेट के नीचे धंसती है किसी प्लेट के नीचे, और ना ही किसी प्रकार इस प्लेट के अंदर कोई प्रकार का नुकसान होता है या नष्ट होती है, बल्कि इस प्लेट के अंदर ना कोई प्रकार की नष्ट होती है ना कोई नुकसान होता है। लेकिन ये जो प्लेट है आपस में क्या होती है, समांतर रूप से चलती है। ये अपने आपस में कैसे चलती है, समांतर रूप से। जैसे ये प्लेट, ये तीर का एरो, ये तीर का एरो, तो ये क्या हो रही है, ये दोनों प्लेट एक ही दिशा के सम्मुख चल रही है, एक ही दिशा के सम्मुख चल रही है, और वो भी कैसे, समांतर रूप से चल रही ना, जिससे ना नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही किसी प्रॉपर्टी का क्या होता है, नष्ट होता है। याद रख लेना, रूपांतरित सेल के अंदर जो प्लेटें होती, रूपांतर प्लेटों के अंदर जो प्रवृत्ति होती है, वो दोनों प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख चलती है, मतलब समांतर चलती है, और जिससे ना कोई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है ना प्रॉपर्टी का कोई नष्ट होती है, ना प्रॉपर्टी निर्माण होती कोई और ना ही नष्ट होती है। ठीक है बच्चों, इसमें देखो जहां ना तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और न ही कोई प्रॉपर्टी का विनाश होता है, उन्हें रूपांतर सीमा कहते हैं। तो वापस सुन लेना, जब दो प्लेटें एक ही दिशा में समांतर रूप से चलती होती हैं, उस समय ना कोई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है ना कोई प्रॉपर्टी का नष्ट होता है, उस प्लेट को हम क्या कहते हैं, रूपांतर सीमा। क्या कहेंगे, रूपांतर सीमा। अगला बिंदु, इस सीमा पर प्लेट एक दूसरे के साथ 37 दिशा में सरक जाती है। यह दिशा कौन सी हुई, 37 दिशा, 37 दिशा। और यदि मैं ये प्लेट और ये प्लेट और अपन ऐसे पढ़ते हैं तो ये कौन सी गति होती है, ऊर्ध्वाधर, ऊपर की साइड ऊर्ध्वाधर होती है और सीधी ऐसे 37 गति होती है। तीसरा पॉइंट, रूपांतर भ्रंश दो प्लेटों के अलग करने वाले तल होते हैं, और रूपांतर जो भ्रंश होते हैं वो दो प्लेटों के जो तल है उसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और यदि भ्रंश की बात पूछे तो इसका अर्थ होता है दरारें, दो दरारें को क्या करती है, अलग कर, जो मध्य महासागर कटकों के लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, और इनके बीच में क्या होती है, मध्य महासागरीय कटके। क्या होती है, मध्य महासागरीय कटके, जो लंबवत रूप से यहाँ पर पाई जाती है। अब हम
प्लेटों के संचलन के आधार पर पढ़ने के बाद हम नए टॉपिक लेकर आए हैं, प्लेट प्रवाह की दरें। देखो बच्चों, हमने प्लेट संचलन का पढ़ा तो इसमें हमने देखा कि प्लेटें सम्मुख दिशाओं के अंदर तथा विपरीत दिशाओं के अंदर व समांतर इस रूप में क्या करती हैं, गति करती है, जिससे नई प्रॉपर्टी का निर्माण भी होता है, विनाश भी होता है, और कुछ प्लेटों के अंदर ना निर्माण होता है ना विनाश होता है। तो आपने देखा होगा कि प्लेटें क्या कर रही है, गति कर रही है। अब गति की दर क्या है इनकी, आपको मालूम ही ये भी होगा कि सभी प्लेटों की गति की दर एक समान नहीं होती। किसी प्लेट की गति की दर अधिक है और किसी प्लेट की गति की दर क्या है, कम है। यही टॉपिक है हमारा जिसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों देखिए, पहला पॉइंट, सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटकों के समांतर है। देखो, सामान्य रूप से देखें या उत्क्रमण चुंबकीय जो प्रवृत्ति देखें उसके आधार पर देखें तो महासागरों की पट्टियों के बीच में क्या पाई गई है, मध्य महासागरीय कटके। क्या पाई गई बच्चों, कटके। अब आपको मैंने पहले भी बताया बच्चों कि कटक क्या होती है, मैं फिर से आपसे रिपीट कर देता हूं। समुद्र या महासागरों में, समुद्र या महासागरों में पाई जाने वाली, समुद्र या महासागरों में पाई जाने वाली पर्वतीय श्रृंखलाएं, समुद्र और महासागर में पाई जाने वाली पर्वतीय श्रृंखलाएं क्या कहलाती है बच्चों, कटके कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, कटके कहलाती है। और आपको पता ही है कि मध्य अटलांटिक महासागर है जिसके अंदर कटकों की एक लंबी सी परत या एक रेखा पाई गई है जो आगे हिंद महासागर तक पाई जाती है। ठीक है बच्चों, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिकों के लिए सहायक सिद्ध हुई। और जो हमने देखा कि सामान्य व उत्क्रमण क्षेत्र की जो पट्टियों के अंदर जो मध्य महासागरीय कटके थी उसके आधार पर जो वैज्ञानिक थे उनको ये समझने में आसानी हुई कि प्लेटों की दर क्या है, प्लेटों की गति की दर क्या है, वो आसानी से समझ गए। और उसको समझने के बाद हम लोगों को ये बताया कि प्लेटों की जो गति है, जो दर है, वो एक समान नहीं है। अगला बिंदु देखें, प्रवाह की दरें बहुत ही भिन्न है और प्रवाह की जो दर है सब जगह क्या अलग अलग है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है और आर्कटिक जो हमारे श्रृंखला है या आर्कटिक कटक है वहां की जो प्रवाह की जो दर है वो कम है और कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम होती है। देखो याद रखना बच्चों, सबसे धीमी गति से प्रवाह करने वाली प्लेट कौन सी है, आर्कटिक कटक प्लेट। आर्कटिक कटक प्लेट, उसकी दर क्या है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम। 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम है इसकी दर। तो आपको पता चल गया कि सबसे कम किसकी है। अब अगला बिंदु लेते हैं, ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उबार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। देखो, ईस्टर द्वीप के निकट एक कौन सा क्षेत्र है, प्रशांत महासागरीय उभार वाला क्षेत्र है जो चिली से कितना किलोमीटर दूर है, 3400 किलोमीटर दूर है। और वो कौन सी दिशा में है, पश्चिम की ओर। कौन सी दिशा में है, पश्चिम की ओर। कौन से महासागर में है, दक्षिण प्रशांत महासागर में। इसकी जो प्रवाह दर सर्वाधिक कितनी है, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से अधिक है। और ईस्टर द्वीप जो के निकट जो हमारे प्रशांत महासागर उबार है उसकी यदि प्रवाह की दर देखी जाए बच्चों तो कितनी है, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से अधिक। तो बच्चों आपको मालूम चल गया होगा कि महाद्वीपीय जो प्लेटों की जो दर है वो सबसे अधिक कहां पर हुई, ईस्टर द्वीप के निकट जो पूर्वी प्रशांत महासागरीय उबार है उसके अंदर है। और सबसे कम आपने देखा आर्कटिक कटक के अंदर है। सबसे कम गति कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम। और सबसे अधिक कितनी है, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। अब हम नया बिंदु लेते हैं, प्लेट को संचालित करने वाले बल। अब प्लेटों को गति देने वाले बल कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो बच्चों, हमने
प्लेटों को गति देने वाले दो प्रकार के बलों के बारे में भी पढ़ा है। पहला जो बल था हमारा वो था ध्रुवीय फ्लाइंग बल, दूसरा ज्वारीय बल, तीसरा इसका संवहन धारा। इन सभी तीनों बलों के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर जाना भी है, पढ़ा भी है, और हमने देखा कि ये जो बल है वो किस तरह प्लेटों को गति देने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये बल है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पैदा होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पैदा होता है, और ये पृथ्वी के ऊपर से चपटी और बीच से उभार ये भी प्रकट करती है, और इसी के कारण पवनें होती है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर देखा जाए तो दाएं से बाएं की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं से दाएं तरफ गति करती है। फिर ज्वारीय बल हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण जब समुद्र के अंदर ज्वार उत्पन्न होता है उस बल को ज्वारीय बल कहा, जो प्लेटों के संचलन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। संवहन धारा, संवहन धारा सिद्धांत आपको पता ही है 1930 के अंदर आर्थर शॉप्स ने दिया था, और उन्होंने कहा था पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो पृथ्वी के तापमान में क्या करती है, वृद्धि करती है, और उसी तापमान के वृद्धि के कारण इस संवहन धारा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये सारे जो बल हैं वो पृथ्वी के ऊपर जो प्लेटें उनको गति या प्रवाह प्रदान करने में बड़ा क्या देते हैं, योगदान देते हैं। देखते हैं बच्चों, पहला बिंदु, जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। देखो वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब दिया था, 1912 में। कब दिया था, 1912 में दिया था। उस समय क्या हुआ था, देखिए उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक गति रहित पिंड है। जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था तो उस समय वेगनर ने प्लेटें गति करती है या महाद्वीप गति करते है इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में महाद्वीप विस्थापित होते हैं लेकिन स्थिर भी रहते हैं। क्या रहता है, स्थिर भी रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और नए नए विचारक आए और अपनी अपनी नई नई राय दी। तो वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, कब दिया, 1912 में। और वेगनर कहाँ के निवासी थे, जर्मन के। कहाँ के थे, जर्मन के थे। और ये एक मौसमविद थे जो जलवायु के बारे में जानकारी देते थे। अगला बिंदु देखते हैं, सागरीय अधस्तल विस्तार प्लेट वर्तनिक दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। फिर हमने दो सिद्धांत पढ़े, सागरीय अधस्तल विस्तार। सागरीय अधस्तल विस्तार कब दिया गया था, 1967 के अंदर। कब दिया गया था, 1967 के अंदर दिया था। किसने दिया था आपको पता ही है, हैरी हैस ने। हैरी हैस सागरीय अधस्तल का विस्तार के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि प्लेटें स्थिर ना होकर क्या करती है, गति करती है, या फिर सागर तल स्थिर ना होकर क्या है, गतिशील है। फिर उन्होंने प्लेट विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक के बारे में हमने जब देखा तो इसमें सबसे पहले आपने ये पढ़ा था कि प्लेट क्या है। तो उसमें आपने क्या पढ़ा था, प्लेट धरातल का सबसे ऊपरी कठोर और परत है जो महाद्वीप और महासागर दोनों से मिलकर बनी होती है, और या फिर महाद्वीप की भी हो सकती है, महासागर की भी हो सकती है। प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, टूजो विल्सन ने। किसने किया था, टूजो विल्सन ने। फिर बाद में प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी शब्द के बाद में प्लेट विवर्तनिकी जो शब्द है वो मैकेंजी पार्कर मॉर्गन ने दिया था। मैकेंजी पार्कर मॉर्गन ने दिया था। ठीक है बच्चों। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक
विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? हैरी हेस ने। किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। आपको पता हो गया क्या कि प्लेट्स और टूजो वेसन ने प्लेट विवर्तनिक मैकेंजी पार्कर मॉर्गन और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेस, इन सब ने मिलकर प्लेट विवर्तनिक दिया था और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सिर्फ हैरी हेस ने ही दिया था। ठीक है बच्चों, तो सागरीय अधिष्ठित विस्तार और प्लेट विवर्तनिक दो ऐसे सिद्धांतों से ये मालूम चल गया कि वेगनर का जो माध्यम विस्थापन सिद्धांत जो स्थिर प्लेटों के बारे में कह रहा था वो वैसा नहीं है, बल्कि प्लेटों में क्या होती है? गति होती है। अगला बिंदु, ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे गतिमान चट्टानें वर्ताकार रूप से चल रही है। देखो, मानते हैं भूगोलवेत्ता कि चट्टानें गति कर रही है, आपको भी मालूम है, हमने भी पढ़ा, लेकिन धरातल के नीचे जो चट्टानें किस रूप में चल रही है? वर्ताकार रूप में चल रही है। किस रूप में चल रही है? वर्ताकार रूप में चल रही है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट बिंदु, उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता और फैलता और धीरे धीरे नष्ट, धीरे धीरे ठंडा होता और फिर गहरे में जाकर नष्ट हो जाता। जो गर्म पदार्थ है वो धरातल पर आकर क्या होता है? पहले फैलता है। आपने ज्वालामुखी को देखा होगा, गर्म होता है, वो पहले धीरे धीरे बाहर निकलता है और फिर धरातल पर आकर क्या हो जाता है? फैल जाता है और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और फिर ये ज्वालामुखी जो पदार्थ है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। फिर गहरे में जाकर क्या हो जाता है? ठंडा होने के बाद नष्ट हो जाता है। गहरे में जाकर नष्ट हो जाता है। देखो, वापस में समझा रहा हूं, उष्ण पदार्थ पहले गर्म होता है तो क्या होगा? फैलता है। आपने देखा होगा कि कोई भी वस्तु गर्म होने के बाद फैलती है। फिर बाद में गर्म पदार्थ क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा होता है और फिर ये गहराई में चला गया, गहराई में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये नष्ट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। यह चक्कर बार बार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे सहवन प्रवाह कहा गया। और ये जो चक्कर है बार बार दोहराया जाता है, लगातार चलता रहता है, उसे वैज्ञानिकों ने कौन सा रूप दिया है? सहवन प्रवाह। सहन प्रवाह या सहन धारा है वो किसने दी थी? आर्थर होम्स ने। किसने दी थी बच्चों? आर्थर होम्स ने दी थी। कब दी थी? 1930 में। कब दी थी? 1930 में। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम है। पृथ्वी के अंदर ताप उत्पत्ति कितने माध्यम है? दो। पहला रेडियोधर्मी तत्व का से मतलब रेडियो एक्टिव तत्व जैसे यूरेनियम, थोरियम, इम्लेनाइट, ये सारे क्या है? रेडियोधर्मी तत्व। जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो पृथ्वी में तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरा अवशिष्ट ताप। ठीक है, ये दो तापों के कारण ही सहवन प्रवाह की क्या होती? उत्पत्ति या प्रवाह की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। फिर अगला बिंदु, आर्थर होम्स ने सन 1930 में सहवन धारा सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? सहवन धारा सिद्धांत, जिसने बाद में हैरी हेस की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया और उसे आगे जाकर कौन से सिद्धांत को प्रभावित किया था? सागरीय तल विस्तार, जो हैरी हेस ने 1967 के अंदर 1967 के अंदर दिया था। ठीक है बच्चों, अगला बिंदु, दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल और उष्ण मेटल, और दृढ़ प्लेट के नीचे क्या है? दुर्बल और उष्ण मेटल। आपने पढ़ा है पृथ्वी की आंतरिक सतह, जिसमें देखा था कि मेटल के नीचे और भूपृष्ठ के बीच में एक दुर्बलता मंडल होता है, जिसमें चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती है और ज्वालामुखी से लावा वहीं से ही निकलता है, जो प्लेट को प्रभावित करता है। और वही दुर्बलता मंडल से ही प्लेटें वर्ताकार रूप में चलमान या गति करती है। तो बच्चों, आज हमने संचरण के आधार पर प्लेटें और प्लेटों को गति या बल देने वाले जो तत्व हैं उनके बारे में अध्ययन किया और देखा कि प्लेटें किस तरह गति करती हैं। और हमने प्लेट प्रवाह की जो दर है वो भी पढ़ी कि सभी प्लेटों की प्रवाह की दर एक समान नहीं है और कुछ प्लेटें जैसे आर्कटिक 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर जो गति से भी कम गति करती हैं। और फिर हमने ईस्टर द्वीप के पास ही हमारे देखा होगा प्रशांत महासागर के उबार के अंदर यदि देखते हैं तो उसकी गति 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। तो हमने इनकी गति देख ली, हमने संचरण के आधार पर जो सीमाएं थी उसके बारे में देख लिया
और संचरण करने वाले बल के थे उसके बारे में और उन सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू, धन्यवाद।